हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज सबसे पहले कोरोना पर बात करेंगे क्योंकि कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। माहिरीन ने गो के इससे मुतल्लिक पहले ही आगाह किया था और बताया था कि जून के एंड, जुलाई और अगस्त, ये जो 3 महीने होने वाले हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान साबित होंगे क्योंकि केसेस तेज़ी से इनमें इजाफा होगा। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है उससे मुतल्लिक एक नई पॉलिसी सामने आई है। तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। यानी पाकिस्तान में पहले हो रहा था कि यहाँ से कुछ मखसूस फ़्लाइट्स जाती थी जो बाहर लेके जाते थे पैसेंजर्स को और फिर लेके आते थे, लेकिन अब तमाम जितने भी इंटरनेशनल कैरियर्स हैं उनके लिए पाबंदी हटा दी गई है आज से। और तमाम इंटरनेशनल कैरियर्स, चाहे वो पैसेंजर फ़्लाइट्स हो या फिर वो कार्गो फ़्लाइट्स या दीगर फ़्लाइट्स हो, वो मामूल के मुताबिक ऑपरेट कर सकेंगी। लेकिन पाबंद ये किया गया है उनको जो एहतियाती तदाबीर हैं और हिफाजती इक़दामात कोविड के सिलसिले में उसको उनको अमल दरामद करना होगा और खातिर में रखना होगा। अब इस सूरत हाल में ये फ़ैसला कैसा था, क्या ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था और पाकिस्तान इसके लिए कैसा तैयार है, इसके ऊपर हमारे एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि शराइत के साथ हुकूमत ने फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये सूरत हाल देखते हुए क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब। महमल, सबसे पहले आप बताइए, क्या लगता है आपको मौजूदा सूरत हाल में इतनी बड़ी तादाद में जब पैसेंजर्स आएंगे, क्या पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है? देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये कि ये जो फ़ज़ाई हदूद खोलने की इन्होंने डिसीजन लिया वो तो चले ठीक है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर SOPs फॉलो हो रहे हो, यानी कि अगर जब ट्रैवलर्स आते हैं, ये तो बाहर की दुनिया में भी अब स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल भी और लोकल फ्लाइट्स भी, लेकिन एक तो ये कि आप पूरे प्रिकॉशंस से जहाज पे बैठते हैं, फिर ये कि जब आप एयरपोर्ट पे आए तो आपके टेस्ट हों, उसके बाद फिर आप क्वारंटीन में जाते हैं, 2 हफ्ते हुकूमती क्वारंटीन सेंटर में ही रखा जाए। हमने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है। ये बेनज़ीर ने एक ट्वीट भी की थी पंजाब के बारे में कि जून 1 से लेकर आज तक 24,000 पैसेंजर्स जो हैं वो पंजाब में आए हैं और 247 जो है उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे और बाकी 11,000 समथिंग के अभी पेंडिंग है। और इसमें भी ये है कंडीशन के सिर्फ जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं, जो एसिम्टोमेटिक है उनके नहीं हो रहे। असल चीज ये है कि देखिए, आपको पता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि एसिम्टोमेटिक बहुत सारे लोग हो सकते हैं पेशेंट, तो वो फैला तो सकते ही हैं। उसका सिर्फ ये है कि अगर वो घर भेज भी रहे हैं, हो सकता है कि क्वारंटीन फैसिलिटीज के रिसोर्सेज इनके पास, हुकूमत के पास उस तरह से ना हो कि वो इसको जारी रख सकें या प्रॉपर उन्होंने ये इजाजत दे दी कि घर पे जाके आप सेल्फ आइसोलेट करें, लेकिन फिर क्या मैकेनिज्म है ये इंश्योर करने का कि वो जो 14 दिन है कि वो पैसेंजर्स किसी को नहीं मिल रहे घर के बाहर, वो किस से कांटेक्ट में है, वो घर के बाहर निकले हैं कि नहीं, क्या वो वाकई क्वारंटीन कर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन में, या वो लोगों को मिलकर फैला रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमने ये देखा है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आए उनकी कुछ लोगों की तो डेथ्स भी होगी, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली ने ना उनके टेस्ट कराए और मतलब कि बॉडीज भी ले गए और दफना भी दिया। उस तरीके से भी ये वाली चीजें भी हमारे सामने वाकयात सामने आए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा मॉनिटर करना। ठीक है, लेट्स सी कि अगर वो कहते हैं हाँ नहीं मैं नहीं ले सकती, दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि देखिए फ़ज़ाई हदूद खोलने तक ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब जो आगे का प्रोसेस है वो दुरुस्त है कि नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा। मज़हर अब्बास साहब, एक आर्गूमेंट ये भी है इस फैसले के हक में कि बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड है, उनके पास ना वहाँ पर अब रुकने के पैसे हैं, ना वो मज़ीद वहाँ पर रुकना कर सकते हैं अफोर्ड, तो वापस आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। देखिए, पहले तो मुझे अफसोस है कि कल का रिपोर्ट कार्ड लोग नहीं देख पाए, वरना उन्हें बड़ा मज़ा आता। हमें पता ही नहीं चला कि कल क्या हुआ। इंटरनेट पे मौजूद है, वीडियोस देख सकते हैं बिल्कुल। बाकी ये कि ये जो फैसला है, देखिए अब तो आपको SOPs पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अब SOPs गवर्नमेंट लेवल पे खुद ही ये कहा जा रहा है कि जी SOPs पे लोग फॉलो नहीं कर रहे। आप जब ये फ़्लाइट्स खोल रहे हैं तो पहले जो है वो चाहे मौसूफ वज़ीर साहब को या एविएशन अथॉरिटीज़ को ये तो बताना चाहिए कि आपने एयरपोर्ट पे जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोल रहे हैं तो आपने एयरपोर्ट पे क्या क्या इंतज़ामात किए हैं उसमें, क्योंकि अब ज़ाहिर है जब फ़्लाइट्स खुलेंगी तो पैसेंजर्स का आना जाना लगा रहेगा। आपने पहले ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जो टेस्टिंग होगी उसके बाद आप कोई 14 दिन क्वारंटाइन नहीं करवाएंगे, माँ सिवाय इसके कि
किसी के सिम्टम्स वो हों सबको। पहले तो ये था कि सबको जाना पड़ता था। तो अब तो देखिए, अब तो आप चाहे लॉकडाउन कर लें चाहे आप कुछ और कर लें, अब तो ये वायरस जो है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, बना दिया गया है। हम वायरस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। हम वायरस को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो फैलता चला जाए, और वो फैल रहा है। तो अब फैसला तो ज़ाहिर है आपने ये करना है, जब आपने बाकी चीज़ें खोल दी हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी खोल दें, लेकिन मुझे ख़दशात बहुत हैं कि ये सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी तरफ नहीं जा रही। सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं। अगर असद उमर साहब अब ये बात कह रहे हैं कि जुलाई के मिड तक या एंड तक हम 1 लाख जो है वो टेस्ट शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं पता कि अगर 7, 8, 9 लाख के करीब जो केसेस जाएंगे तो आपके मुल्क के अंदर वो हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं, कितने नए हॉस्पिटल्स आपने फौरी तौर पे बनाए हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर्स आपने बनाए हैं कि आप इस चैलेंज को मीट कर सकें। तो एक स्कैरी सिचुएशन तो है, लेकिन चॉइस आपके पास अब शायद कुछ नहीं है माँ सिवाय कि आप कोशिश करते रहें, कहते रहें, लोगों को एजुकेट करते रहें कि खुदा के लिए SOPs फॉलो करो। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है, पाबंदी तो हटा दी गई है, फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, लेकिन चेक इन बैलेंस का मैकेनिज़्म इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत को क्या करना चाहिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए? हमने न्यूजीलैंड में देखा, कोविड फ्री हो गया था वो, लेकिन वहाँ से बाहर से कोई पेशेंट आया और वहाँ पर फिर कोरोना लेकर वो आ गया। तो ये खदशा मौजूद है। चेक इन बैलेंस इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए हुकूमत को? आवाम को क्या इस सिलसिले में आगाही देनी चाहिए उनको जो बाहर से आ रहे हैं? देखिए मैडम शेख, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है या नहीं, पूरी दुनिया कोरोना के हवाले से क्या कर रही है, माहिरीन क्या कह रहे हैं, WHO क्या कह रहा है, कितने मुल्कों में कोरोना ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है या कितने मुल्कों में ख़त्म हो गया है। सऊदी अरब में मस्जिद हराम में जुमा के दिन 1 लाख लोगों ने नमाज़ पढ़ी, या अभी किन ममालिक में मस्जिदों पर बाजमात नमाज में पाबंदी है, कहाँ का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, कहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। ये सब बहस बराए बहस अब हमारे यहाँ सिर्फ बहस है, सिर्फ बातें हैं और क्यों ये सब कुछ बहस बराए बहस है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। और हमारे यहाँ कर्फ्यू, सख्त लॉकडाउन की बहस हो या जुज़वी लॉकडाउन हो, सिलेक्टेड लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो की बहस हो, या हुकूमती रिट की बात हो, SOPs पर अमल की बातें हों, ये भी अब बहस बराए बहस रह गई है। और ये सब मीडिया पर हो रहा है, सिर्फ मीडिया पर मैडम शेख, TV स्क्रीनों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया में, हुकूमती बयानबाजियों में और तकरीरों में। असल सूरत-ए-हाल मैडम शेख क्या है? असल सूरत-ए-हाल ये है, मैं माजरत चाहता हूँ, असल सूरत-ए-हाल ये है कि हमारी तमाम हुकूमतें ये तय कर चुकी हैं कि अब किसी किस्म का कोई SOPs नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं। बज़ाहिर दिखाते रहेंगे फ़लाँ इलाका सील कर दिया, फ़लाँ इलाके में ये हो गया, आनियाँ जानियाँ होती रहेंगी, लेकिन सारे ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं इन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। सारों को पता चल गया है कि 50%, हाँ, सारों को पता चल गया है कि 50% से ज़ायद लोगों को पाकिस्तान में कोरोना शहरों में हो चुका है, अमवात कम है, लिहाजा सब हुकूमतें, मैंने कई लोगों की, हुकूमती लोगों की बहसें सुनी हैं मैडम शेख, बहुत भट्टी साहब वैसे लेवल पे बहसें सुनी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तय कर आपके वजीर आजम से पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्ड इम्यूनिटी से मुतल्लिक क्या पाकिस्तान इसकी तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है। सर, वज़ीर आज़म साहब को अगर आप पहले दिन से एक मरतबा आज आप प्रोग्राम के बाद घर जाके वज़ीर आज़म से, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वज़ीर आज़म की 35 तकरीरें पहले दिन से आज तक सोचें। वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान है जो ये कहना चाह रहा है कि कोरोना से लड़ लो, हमारे पे ना रहना, ये कोई मारता मूरता नहीं है, थोड़े से लोग मरेंगे, बाकी सारे जिंदा रहेंगे और ये वक्त गुजर जाएगा। अच्छा। और यही पॉलिसी सारे अब हर तरफ आ गई है, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा चुके हैं। प्लीज अब ये हमारे रिपोर्ट कार्ड के सवाल रह गए हैं। आज मेरी बात लोगों को बुरी लग रही होगी, झूठी लग रही होगी, हो सकता है हकायक के मुताबिक ना लग रही हो। तो भट्टी साहब उनका क्या करें जिनके प्यारे अस्पतालों के बिस्तरों पे पड़े हैं और जिनके प्यारे मर रहे हैं, उनका क्या करें? सर, असद उमर साहब ने आपको बताया नहीं था कि ट्रैफिक में भी प्यारे मरते हैं, तपेदिक में भी प्यारे मरते हैं,
नाक में भी प्यारे मरते हैं, काली खांसी में भी प्यारे मरते हैं। ठीक है, हम इस आर्गुमेंट पे इत्तेफाक करके बैठ जाते हैं। सारी बीमारियों में और भी बीमारियों में प्यारे मरते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सारों के प्यारों को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सारों को सेहत दे, अल्लाह सारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका सवाल ये था कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, प्यारों का सवाल नहीं था। प्यारे जाने और प्यारों के लोग जाने। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी हुकूमत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ गई है। अब सारे ये बयानबाजियां सब टीवी, अखबारों, मीडिया पर हैं। बाकी अब कोरोना लोग बचें, एहतियात करें, अपने आप को बचाएं और अपने बुजुर्गों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और कोरोना के साथ रहना सीख लें। हमारी हुकूमत तय कर चुकी है कि 2-4% अगर खुदा ना खास्ता अमवात हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, इससे निकलें, हर्ड इम्यूनिटी से आगे आगे निकलें। बाकी ये अब सारे SOPs ये वो सब कुछ खुल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, स्कूल भी खुल जाएंगे, बाद में सारा कुछ खुल जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, बेनज़ीर भट्टी साहब कहते हैं अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। क्या आपको लगता है हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी सूरत हाल साजगार है? इससे बढ़कर बड़े बेसिक आदाद शुमार पर अगर हम बात कर लें, एक होता है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, यानी कोई भी वायरस जिसे R0 या R0 कहा जाता है, तो अगर वायरस एक बंदे से जो इन्फेक्टेड बंदा है उसे कितने लोगों में आगे मुंतकिल हो सकता है, तो अगर वही देख ले हम, हुकूमत ने उससे मुतल्लिक कुछ बताया नहीं। और अभी कुछ ही दिनों पहले जब मुआविन खुसूसी सेहत से सवाल हुआ इससे मुतल्लिक एक TV शो में, तो उन्होंने बड़ा गैर संजीदगी से इसको लिया। उन्होंने कहा हाँ शायद वो 2 है, पिछला अगला वो गुमगू की कैफियत में थे, वाज़े जवाब नहीं दे सके और गैर संजीदा रवैया इतने सीरियस स्टैट के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि जो ऊपर डिसीजन मेकर्स को होमवर्क करना चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए, वो उतने प्रिपेयर्ड हैं जितने वो आके बयान देते हैं टीवी पे? अलीना, एंजेला मर्केल है, चांसलर है जर्मनी की, उन्होंने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी वायरल हुई थी, बहुत से लोगों ने देखी थी। उन्होंने अपनी कौम के सामने बैठ के उनको समझाया था कि RO क्या होता है, रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मतलब होता है कि एक शख्स जो इन्फेक्टेड है उससे कितने लोगों में ये वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर होता है 2 से 3 लोगों में फैल सकता है। अच्छा, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी तरह समझाया कि RO क्या होता है, और पहले जर्मनी में RO 2 या 3 था और अब वो कम होके 1 से नीचे आ गया है, और इस वजह से अब वो अपने लॉकडाउन में नरमी ला रही है। अच्छा, पूरी दुनिया में और WHO भी ये कहता है कि RO जब 1 से कम हो जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉकडाउन में नरमी लाना शुरू करें या अपने इक़दामात को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करना शुरू करें। हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि RO है क्या। क्योंकि जफर मिर्जा साहब से आरफा नूर ने सवाल पूछ लिया अपने प्रोग्राम पे, तो उनको जवाब देना पड़ गया। तो उन्होंने कहा शायद 2 था, अब पता नहीं कितना है, अगले 2 दिन में मैं बता दूंगा। हाँ। वो आज प्रोग्राम को मेरे ख्याल से हफ्ते से ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने भी वो शो देखा था। मैंने कहा शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज तक हमें नहीं पता RO क्या है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि किस बुनियाद पे फैसले हो रहे हैं, सियासी बुनियाद पे, साइंस को देख के फैसले नहीं हो रहे। एक और चीज जो मैंने पहले भी शो पे की थी, वो बात की थी, वो है पॉजिटिविटी रेट, कि आपने कितने टेस्ट किए, उसमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव आए। हमारा पॉजिटिविटी रेट, और ये WHO की रिपोर्ट है, ये मेरे अपने नंबर नहीं है, हमारा पॉजिटिविटी रेट 14% से बढ़ के 16% हो गया है। हमें आज तक हमारी हुकूमत ने नहीं बताया हमारा पॉजिटिविटी रेट क्या है। WHO कहता है कि 5% से कम होना चाहिए 14 दिन के लिए, फिर आप लॉकडाउन खोल सकते हैं। हमें आज तक किसी ने ना RO बताया, ना पॉजिटिविटी रेट बताया, सिर्फ हमें कहा सब कुछ ठीक है। उस दिन मैं वजीर आजम का बयान पढ़ी थी अभी 1-2 दिन पहले, और NCOC से भी हमें अपडेट आती है। उसमें उन्होंने कहा कि देखें पिछले 5 दिन से केसेस में कमी आई है, और बड़ी खुशी का इजहार किया, और इसका उन्होंने जो क्रेडिट दिया वो दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई आज इकदाम लें, लॉकडाउन करें या मुकम्मल तौर पे, या आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, तो उसके असरात जाहिर होने में या नजर आने में 14 दिन लग जाते हैं। क्योंकि एक शख्स को, ये वायरस ही ऐसा है कि एक शख्स के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो उसके अंदर अलामात नजर आने में ही 14 दिन लग जाते हैं, 6 से 14 दिन लग जाते हैं। तो आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? तो फिर बेनज़ीर इस तरह तो मैं अपना वजन भट्टी साहब के पलड़े में डालूंगी कि वो जो कह रहे हैं कि एक कहा नहीं जा रहा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही हम जा रहे हैं, रहमो करम पे छोड़ दिया गया है वायरस के सबको, तो वाकई यही हो रहा है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो
पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ऑफिशियल या कोई हेड ऑफ स्टेट एडमिट नहीं करेगा कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, स्वीडन का हमें बड़ा एग्जांपल दिया जाता है, स्वीडन एक बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है। स्वीडन का आप खुद ही निकाल के देख लें उनका क्या हाल हुआ। आज वहाँ पे तहकीकात हो रही है उनके टॉप साइंटिस्ट के खिलाफ, जिन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ उनको एडवाइस दी थी, उनके खिलाफ आज तहकीकात हो रही है। स्वीडन का हमें, जब उस दिन भी वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखें स्वीडन ने कितनी तेजी से केसेस में कमी लाई। देखिए अलीना, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट की ये बात जरूर करूंगी, जो पाकिस्तानी बाहर है उनका हक है वो पाकिस्तान वापस आए। बहुत से पाकिस्तानी हैं जो बहुत मुश्किल हालात में हैं, और जब आपको याद होगा जब चाइना में जो तुलबा थे पाकिस्तानी, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि उनको आप वापस लाएं, तो वापस जरूर लाना चाहिए लेकिन एक प्रोटोकॉल से। अब ये अगर आज एक पैसेंजर बाहर से आए पाकिस्तान, उसका आप टेस्ट कर लें, चले उसमें सिम्टम्स हो, आपने उसका टेस्ट करके आपने उसे घर भेज दिया, टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। उन 2 से 3 दिन में वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। और मैं मोईद यूसुफ साहब का सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम उनसे एक रिटन स्टेटमेंट लेंगे कि आपने 14 दिन अपने आपको घर में क्वारंटीन करना है। मतलब एक तरफ हम जाहिल, दूसरी तरफ हम जाहिलों पे आपका इतना भरोसा है कि 14 दिन हम घर में बैठ जाएंगे और क्वारंटीन कर लेंगे और एक रिटन स्टेटमेंट आपको दे देंगे। मतलब पंजाब में आपने खुद भी वो पढ़ी होगी, डॉन में रिपोर्ट आई थी कि क्वारंटीन सेंटर्स बंद कर दिए जा रहे हैं हुकूमत के, क्योंकि लोग ही नहीं है। वो पैसेंजर्स के लिए बनाए गए थे पहले, बड़ा अच्छा हमारा और बड़ा सख्त हमारा प्रोटोकॉल था कि वो जैसे ही आएंगे आपने उनको सीधा एक हुकूमत के क्वारंटीन सेंटर में लेके जाना है, वहां पे उनका टेस्ट होगा, टेस्ट नेगेटिव आया तो वो घर जा सकते हैं, पॉजिटिव आया तो उनको आपने 14 दिन वहां पे रखना है। आपने वो सारा का सारा हटा दिया। और जैसे अभी मैमल कह रही थी, मतलब 11,000 लोग हैं सिर्फ पंजाब में जिनका रिजल्ट अभी आना है। तो आप इमेजिन करें कि वो कितने लोगों को अपने घर में इन्फेक्ट कर रहे होंगे, वो घर वाले जब बाहर जाते होंगे वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बेशक बाहर से लाएं, यकीनन हम ये समझते हैं कि जो बाहर लोग फंसे हुए हैं दूसरे ममालिक में, कई लोग हैं जिनका रोज़गार छिन गया है, वो मुश्किल हालात में, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री ख़ास तौर पे वहाँ पर प्रोटोकॉल्स हों, वहाँ पर एहतियाती तदाबीर हों, वहाँ पर ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए कि अगर किसी को में अलामात हैं या जो भी बाहर से आ रहा है उसको क्वारंटीन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि मज़ीद वायरस पाकिस्तान में नहीं आ रहा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके हेल्थ केयर सिस्टम पे थोड़ी बात करेंगे। हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो आपस में इस पर कुछ बहस छिड़ी हुई है, खासकर विफाक और सिंध में। मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद जानिए। विफाक और सिंध में जो गर्मा गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। एनएफसी और 18वीं तरमीम का मामला, और इसी सिलसिले में जो 3 अस्पतालों को विफाक के सपोर्ट करने का, सिंध के 3 अस्पतालों को विफाक के सपोर्ट करने का मामला था। अब उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुल के सामने आ गए। उन्होंने कहा है कि जी कहा तो जा रहा है कि इन अस्पतालों का जो इंतज़ाम है वो विफाक के सपोर्ट कर दें, लेकिन विफाकी हुकूमत के पास तो बजट ही नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया है कि एक अस्पताल जो है वो NICVD का विफाक बना के दिखा दे इस कैलिबर का। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा कर लेते हैं तो तीनों अस्पताल विफाक के हवाले कर देंगे। मुराद सईद ने भी जवाब दिया बिलावल भुट्टो की इस बात का। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ, आप KPK आएँ, यहाँ पर देखें ज़रा सेहत की कितनी अच्छी सहूलियात हैं, और मैं कराची जाता हूँ और वहाँ पर देखूँगा कि कैसा सेहत की सहूलियात है और अस्पतालों का क्या हाल है। अब इस तमाम तर मामले पर हमारा सवाल अपने आने से कुछ यूँ है कि बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों सेहत पर सियासत कर रही हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। भट्टी साहब, क्या लगता है आपको? मैडम शेख, सबसे पहले आपसे अमान चाहूँगा, जान की अमान के मत कहिएगा कि मैं बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब बात हो रही है मुराद सईद साहब और बिलावल भुट्टो साहब की, तो दोनों पर बात करनी है। तो मैंने दोनों से पैसे नहीं पकड़े, पैसे एक तरफ से ही पकड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को बैलेंस नहीं करूँगा, लेकिन दोनों की बात ज़रूर करूँगा। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, सियासत फरमा रहे हैं, सियासत हो रही है और बदकिस्मती से झूठ की सियासत हो रही है। पहले बिलावल भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं। मान लिया NICVD अस्पताल ऐसा है कि अभी जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने और ट्रंप साहब ने अपने आखिरी टेस्ट इसी अस्पताल से करवाए हैं, बल्कि बोरिस जॉनसन जब कोरोना का शिकार हुआ तो वो लंदन से डायरेक्ट इसी अस्पताल में आया और यहीं आकर उसने इलाज करवाया। बिलावल साहब से पूछना था कि कराची से पोलियो ख़त्म हो गया है, लाड़काना से एड्स ख़त्म हो गई है, सिंध के सब अस्पतालों में कुत्ता वैक्सीन मिल रही है, थर के अस्पतालों में बच्चे इलाज ना होने की वजह से मरना बंद हो गए हैं, वो निशवा जो गलत इंजेक्शन से मर गई, वो असमत जिसकी असमत दरी हुई अस्पताल में, वो डॉक्टर फुरकान जो वेंटिलेटर जिसे ना मिला,
वो घोटकी में औरत ने जो कूड़े के ढेर पर बच्चा पैदा किया। मैडम शेख, ये एक ऐसा है कि अल्लाह कभी किसी को ना लाए। कूड़े के ढेर पर वो लेटी हुई थी, 20 बंदे उसके साथ खड़े हुए थे और उसकी बच्ची मर गई थी बाद में तिब्बी इमदाद ना होने पर। कूड़े के ढेर पर मैं देख के वीडियो में नहीं देख पाया, 50 सेकंड का वीडियो क्लिप था। वो सराज दुरानी साहब के हल्के में बैलगाड़ी जो एम्बुलेंस बनी हुई थी और मैयत ले जाई जा रही थी, वो शिकारपुर जहां अस्पताल के हाथे में औरत ने बच्चा पैदा किया था, वो सिंध के अस्पताल जहां डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, टीके नहीं हैं। ये सारा कुछ हो गया है। अगर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना किया करें। मुराद सईद साहब से मैंने पूछना था, अभी कल ही अदालत केपी के अस्पतालों के बारे में कह रही थी कि ये इंसानों के अस्पताल हैं या डंगरों के अस्पताल हैं, यानी जानवरों के अस्पताल हैं। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मरीज मुतमिन नहीं है, डॉक्टर अमला मुतमिन नहीं है, मैनेजमेंट मुतमिन नहीं है। और डॉक्टर वो हैं जिसको शौकत यूसुफजई साहब ने कहा था कल पकौड़े लगाते थे तो आज हमने इनको डॉक्टर बना दिया। तजर्बे पे तजर्बा हो रहा है केपीके में, दूसरी तीसरी मरतबा हुकूमत है और तिब्बी अमला सबसे ज़्यादा केपीके में कोरोना में ये मुतासर हुआ है और सबसे ज़्यादा अगर ये टेस्ट किए जाएं तो केपीके में कोरोना है। वज़ीर सेहत केपीके के फरमा चुके हैं कि हम कोरोना अस्पतालों और कोरोना क्वारंटीन का इंसानी फुजला उठाने के काबिल नहीं हैं। मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। 3.5 करोड़ की आबादी में कितनों को सेहत कार्ड आप दे चुके हैं, कितनों को टीके मिल चुके हैं, कितनों को दवाइयाँ मिल रही हैं, कितनों को नर्सें मिल रही हैं, कितने DHQ आपने बदले थे, हालात आपने बदलने थे उन सारों के, कितने केपीके के बरामदों में लोग पड़े हुए हैं, कितने केपीके के बाहर सड़कों पर लोग मर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे, बलूचिस्तान देखें मायूसी, 50 वेंटिलेटर, दादा भी वज़ीर आला था, बाप भी वज़ीर आला था, अब खुद भी वज़ीर आला जाम कमाल, और कमाल उन्होंने तबाही फेरी है। और पंजाब देखें, यास्मीन राशिद साहब बिल आकर कह चुकी हैं कि ये जाहिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। केपीके देखें, सिंध देखें, खुदा की कसम लगता ही नहीं है कि कोई सरकारी रोना, लगता ही नहीं है कि ये इंसानों के अस्पताल है सरकारी। अल्लाह कभी, अल्लाह हम सारों में से और पूरी इंसानियत आपको लग रहा है सभी सियासत कर रहे हैं। बेनजीर हकीकत भी यही है, अभी तो कोरोना और सेहत का मसला आया है तो थोड़ा इन लोगों का ख्याल भी आ गया, इस पे बयानबाजी हो रही है, वरना इस सब्जेक्ट को तो कोई पूछता ही नहीं है। अलीना, पहले तो मुराद सईद साहब का सेहत के शोबे से मतलब क्या ताल्लुक है? वो बिलावल को जवाब दे रहे थे ना एक्चुअली। हम वो देते रहेंगे, वैसे वो तो हमारी जो हुकूमत है वो हर ऑपोजिशन के हर बयान का उनके पास वक्त होता है जवाब देने का। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो उसका जवाब नहीं देते, लेकिन वो तो ये कहेंगे। देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगी और हर बजट से पहले एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आता है और पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है, कितने अस्पताल बने कौन से सूबे में, पूरे पाकिस्तान में। पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें लिखा हुआ था कि 2008 से लेकर अब तक सिंध में कितने अस्पताल हैं और कितने नए बने। अच्छा, 2008 से लेकर अब तक सिंध में 140 नए अस्पताल बने। 2008 इसलिए क्योंकि तब 18वीं तरमीम पास हुई थी और डिवॉल्व हो गया था सेहत का जो सेक्टर है। केपी में 2008 से लेकर अब तक 70 अस्पताल बने। पंजाब दूसरे नंबर पर था, सिंध नंबर 1 था, फिर पंजाब था और फिर केपी था। तो देखिए, पीटीआई की तो हुकूमत 2013 से केपी में काफी देर से है, तो आपने कितने अस्पताल बनाए? ये तो मैं तो नहीं ये कह रही, ये तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, जो अभी इस साल फिर से उन्होंने दिया है हुकूमत ने। अच्छा, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे उसमें आप देख लें और पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, पूरा जो टोटल वो बताते हैं आपको कितने सरकारी अस्पताल हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें कोई इजाफा ही नहीं हुआ। वो वही नंबर है जो पिछले साल का था, इस साल भी वही नंबर है, और ये तो पूरे सारे सब सूबों पे है, पूरे पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से सियासत करें या ना करें, देखें सिंध में मेरे ख्याल से सिंध ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया, अगर आप केपी के साथ उसका मुकाबला करें तो वो बहुत बेहतर है। केपी का अभी जो केस फर्टेलिटी रेट है, मतलब कि जितनी अमवात हुई है, जितने अभी तक लोगों का, जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनमें से जितने लोगों की अमवात हुई है, वो केपी की सारे सूबों से सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये नंबर आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन। ठीक है, मज़र अब्बास साहब, 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे को सेहत का शोबा मिल गया तो फिर दरमियान में विफाक क्यों चाहता है कि अपनी भी एक इजारादारी रहे? देखिए, ये गैर सेहतमंदाना सियासत है। अच्छा,
अगर सेहतमंदाना सियासत होती तो पसंद आती। आप अपना क्रेडिट गिनवाते, दूसरा अपना क्रेडिट गिनवाते, बताते, और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। देखिए हमें ग्राउंड, ज़ाहिर है मैं केपी के हॉस्पिटल्स के बारे में जो चीज़ पढ़ता हूँ मैं सिर्फ उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ बात, लेकिन यहाँ के अस्पताल तो मैं विज़िट करता रहा हूँ, आज से नहीं पिछले 30-40 साल से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कह रहा हूँ। बैरोमीटर क्या होता है? केपी की गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट ये फैसला करे कि आइंदा उनकी काबीना के सारे मेंबरान अपना और अपने बच्चों का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करवाएंगे। सिविल हॉस्पिटल हो, अब्बासी शहीद हो, जिना हॉस्पिटल हो, चांडका मेडिकल हो, आप फैसला कर लेंगे आप, और यही फैसला आप एजुकेशन की फील्ड में कर लें कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे। आप देखिए कि स्कूलों की भी हालत बेहतर हो जाएगी, अस्पतालों की। देखिए कार्डियोवैस्कुलर की मैं बात कर सकता हूँ, और जिना की कार्डियोवैस्कुलर की फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत बहुत इम्प्रूव्ड हुई हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि कराची 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी का, हमें तो आबादी एग्जैक्ट पता ही नहीं है, सेंसस जिस तरह होते हैं। सबसे अच्छा काम ये किया उन्होंने कि शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मोबाइल यूनिट्स बना दिए कि आप अगर औरंगी टाउन से आ रहे हैं तो आपका करीब तरीन मोबाइल यूनिट है, वहाँ जाके आप फौरी तौर पे अपना चेकअप करा लें। वो चेक करके आपको ये बताते हैं कि आपकी इस वक्त हार्ट बीट की क्या सूरत हाल है, आपको फौरी तौर पे जो है कार्डियोवैस्कुलर शिफ्ट करना है या वहीं इलाज कर देते हैं। क्या ये बेहतर फैसिलिटी नहीं है? मेरा ख्याल है बहुत चीज़ें, ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट के लिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है, देखिए मैं बताऊं, और मैंने ये मुराद अली शाह साहब से भी बात की थी कि कार्डियोवैस्कुलर का जो रास्ता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ पेशेंट पहुँच ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है। और जिना हॉस्पिटल की मैं बात बता दूं कि जिना हॉस्पिटल में मैं किसी को एडमिट करवाने ले जा रहा था, तो उनके डॉक्टर ने मुझसे कहा कि यहाँ एडमिट नहीं कराएं, ये इन्फेक्टेड हॉस्पिटल है, कि यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। बोलने लगे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। और ये मैं कोरोना नहीं, ये पिछले बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन टाइम बड़ा कम है, आगे थोड़ा सा बढ़ना है। महमल का कमेंट में चाहूंगी। महमल, लेकिन हमारे पास जो एग्जिस्टिंग, जैसे मज़हर साहब भी कह रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको भी तो बेहतर बनाया जाए ना। ठीक है, 3 हॉस्पिटल को तो हम क्रेडिट दे देते हैं या उसका क्रेडिट ले लेते हैं हम, बाकी सबका क्या करें? उसको बेहतर बनाएं। करीना, पहली चीज तो ये है कि मैं कहती हूँ कि अगर हेल्थ के ऊपर सियासत हो भी रही है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि पार्लियामान और लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है वो एक्चुअली हैं ही इसलिए कि वो बताएं, और हमारे जो ये रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामानी, ये हमें बताएं कि क्या क्या काम किस सूबे में, उनके हल्के में, उनके इलाके में, मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन अगर है तो ये तो अच्छी बात है कि वो, अगर पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी बताना चाह रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी बता दे, पंजाब अपनी बता दे, बलूचिस्तान अपनी बता दे, फेडरल लेवल पे वफाकी हुकूमत अपनी बता दे, तो ये तो एक अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये कि जिस तरह बेनजीर ने बताया कि ओवरऑल जो 2008 से अब तक अगर सिंध के अंदर कितने अस्पताल है, पंजाब में कितने हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कितने हैं। अब मसला ये है कि सिंध की तारीफ जब हुई है कोरोना को हैंडल करने के ऊपर ही, तो उससे पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात है वो बड़े स्ट्रेन हो गए। आपने देखा कि अभी भी जब सिंध गए थे विजिट करने के लिए वज़ीर आज़म साहब, तो वहाँ उन्होंने एनएफसी अवार्ड की बात की, वहाँ उन्होंने 18वीं तरमीम की बात की, वहाँ उन्होंने हेल्थ की बात की, उससे बड़ी तलखी बढ़ गई है। मेरे ख्याल में तलखी नहीं होनी चाहिए, सियासत है ना वो टॉक्सिक या तल्ख या इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है अगर सेहत के मामले पे सियासत हो रही है तो अच्छी बात है कि कंस्ट्रक्टिव सियासत और इस मामले को डिस्कस किया जाना चाहिए। ठीक है, 2 चीजें इसमें छोटी सी ऐड करना चाहूंगी। टाइम बहुत कम है महमल। बिल्कुल, बस सिर्फ सिंपल एक तो ये कि जो सेहत है वो पाकिस्तान में किसी की भी उस तरह से प्रायोरिटी नहीं है, हमें पता है कि बजट कहाँ पे चले जाते हैं सारे। दूसरी चीज ये कि देखिए मेरे ख्याल में पीटीआई की हुकूमत को इतनी तनकीद इस तरीके से नहीं करनी, कारकर्दगी के ऊपर जरूर बात करें, अपनी भी कारकर्दगी दिखाए और साथ वाली पार्टी दूसरे सूबों की भी कारकर्दगी करें। ठीक है, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आके अपना तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान की कल ड्रामा नवीसों से वीडियो लिंक पर मुलाकात हुई और उसमें बहुत से जहां इश्यूज़ डिस्कस हुए और ड्रामा राइटिंग को किस तरह से होना चाहिए फ्यूचर में, उस पर बात हुई। वहां तलाक़ का इशू भी ज़ेरे गौर आया और उन्होंने कहा जी हमारे माशरे में तलाक़ का इशू बहुत बढ़ता जा रहा है, हमारे टीवी सीरियल्स में इसको जिस तरह से दिखाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने बात की और कहा खुसूसन कि इसकी वजह है
मगरबियत पसंदी और इखलाकी जवाल। अब हम अपने एनालिस्ट से ये पूछना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की ड्रामास पर तनकीद दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। तो मज़हर अब्बास साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है और मेरा ज़ाहिर है इस हवाले से कोई तजुर्बा नहीं है। इससे दूसरी बात यह कि जब आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है तो वो कोई ड्रामा से मुतासर होकर कोई तलाक़ नहीं देता या इस चीज़ पे। और आपने ये क्यों समझ लिया कि तलाक़ देना जो है इखलाकी गिरावट है? उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। जिस मुल्क में मंटो दिखाया नहीं जा सकता, जोश सुनाया नहीं जा सकता हैं, और यही सूरत हाल जालिब और फैज़ और फराज के साथ रही। यहाँ क्रिएटिविटी जो है वो किल कर दी जाती है, तो वहाँ ज़ाहिर है टॉपिक्स महदूद हो जाते हैं। ये आपके माशरे का एक टॉपिक है और जो राइटर है वो माशरे को देख के ही चीज़ें उठाता है। महमल, यही बात है कि हम दिखाते वही हैं जो माशरे में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर तलाक को दिखाया भी, उसके तरीक़ाकार पे ज़रूर बात हो सकती है कि हम किस तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट इशू है दिखाना चाहिए या नहीं? देखिए लीना, बिल्कुल एक तो खैर दिखाना चाहिए, ये तो वज़ीर आज़म साहब नहीं बता सकते ड्रामा नवीसों को या शायरों को या मौसीकारों को कि वो क्या लिखें, क्या गाने बनाएं या क्या शेर पढ़ें। मतलब ये तो एक तख्लीकी आज़ादी की बात है। लेकिन दूसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, देखिए हमारे ड्रामे तो बहुत एक स्टीरियोटिपिकल ही बातें करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, हालांकि ये एक औरत का शरई और कानूनी हक है कि वो तलाक ले, एब्यूसिव मैरिज में या टॉक्सिक मैरिज में या अनहैप्पी मैरिज में रहने से बेहतर है कि वो छोड़ दें। लेकिन मुआशरे में एक तासुब है तलाक याफ्ता औरत के खिलाफ, और वही तासुब हमारे ड्रामों में भी है। और अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म साहब को तो एक्चुअली चाहिए था, क्योंकि वो तो एक बड़े लिबरल इंसान है, तो उनको तो ये पिसे हुए तबका यानी कि जो औरतें हैं, खासतौर पे तलाक याफ्ता औरतें हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो हम उल्टी चीज देख रहे हैं कि एक्चुअली वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मगरब पसंदी या वो उसकी वजह से। तो मेरे ख्याल में एहतियात बरतनी चाहिए थी वज़ीर आज़म साहब को। वैसे भी इस बाइनरी को अब रिटायर कर देना चाहिए कि तलाक जो है वो बुरी है या मगरब से ली गई है। देखिए हमारे अपने हालात होते हैं जिसकी वजह से बंदा जो है अगर कोई तलाक जो माशरे में चीज एग्जिस्ट करती है वही दिखाई जा रही है। ठीक है भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, जब मज़हर साहब ने कहा कि तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं होता, तो मैं डर गया कि पता नहीं अगली बात वो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने अच्छी बात की। देखिए अच्छा, हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा तलाक है। 1970 में तलाक की शरह 13% थी, अब इसमें 60% इजाफा हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मगरबियत भी है नो डाउट, इखलाकी ज़वाल भी है नो डाउट, मुआशी मसाइल भी हैं, अदम बर्दाश्त भी है, बेजा तवक्को भी है, जहेज़ भी है, और ससुराल मेके की लड़ाइयाँ भी हैं। और फिर लव मैरिजेज़ में बताया जाता है कि ज़्यादा तलाक होती है, ज़्यादा ये सर्वे जितने भी सर्वे हुए, गो कि मैं सर्वों को नहीं मानता, लेकिन उसमें ज़्यादातर लव मैरिजेज़ में तलाक की शरह ज़्यादा है। वज़ीर आज़म साहब की एक राय है, उन्होंने अपनी राय की इज़हार किया और मुझे उनकी राय का एहतराम है और वो ठीक कह रहे हैं कि, और वो किसी को डिक्टेट नहीं कर रहे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। और हमारे ड्रामे देखें तो शर्म आती है अपने ड्रामे देख कर के उनमें क्या क्या मौजू होते हैं, कोई किसी के साथ, औरत को क्या दिखाते हैं, मर्द को क्या दिखाते हैं, रिश्तों को क्या दिखाते हैं, अजीबो गरीब घड़संबा सा बनाया होता है उन्होंने सारा। तो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, बेहतर होना चाहिए। ठीक है बेनज़ीर, आप अग्री करती हैं भट्टी साहब के पॉइंट से? क्यों वो अपने राय का इज़हार कर रहे थे? मतलब वो एक ड्रामा राइटर से किस लिए मिल रहे थे? वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, मतलब ये क्या बात है? मेरे ख्याल में उनको एक रोल में बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है और उनको बड़ा अच्छा लगा कि वो जिस तरह से कोई वक्त है लोगों को ड्रामा राइटर से मिलने का, उनको डायरेक्शन देने का, पेंडेमिक की सूरत हाल में समझ आए, पेंडेमिक भी हो या ना हो, मुझे तो नहीं समझ आया कि ये मीटिंग का मकसद क्या था। देखिए जैसे मेमल ने भी कहा कि मतलब कि कौन है ये औरत जिसने जाके वजीर आजम से कहा है कि मैंने वो हॉलीवुड का ड्रामा देखा था तो मैंने तलाक ले ली, या कोई सर्वे है या कोई रिपोर्ट है जिस पे देख के उन्होंने ये बात कही। तो किस किस्म की ये सोच है, मुझे नहीं समझ आती। पूरी दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। और अभी मेमल भी कह रही थी जो हमारे ड्रामे हैं उसमें तो औरतों को जो इतना कमजोर और मजलूम, मतलब मैं तो लाचार बेचारा दिखाया जाता है। हाँ, और हमारे माशरे में ये हकीकत है, हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी शादियां हैं जिसमें औरतें जो है मजबूरी के तहत उस शादी में होती हैं, क्योंकि उनको अभी भी कहा जाता है कि तलाक नहीं ले सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, या अगर वो तलाक लेंगी तो लोग उनसे कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, या उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता। तो मतलब आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो मतलब अगर इस इशू पे बात होनी चाहिए, इवन
जी जी मज़ा साहब जल्दी से देखें, जब हम सीरियस टॉपिक्स पे कोई राइटर्स लिखता है तो वो उसकी सीरियल चलने नहीं दी जाती, बैन कर दी जाती है। तो आप क्या मसला है, पहले तो आप ये तय कर लें कि टॉपिक्स कौन से राइटर। देखिए क्रिएटिविटी मतलब कहना यही आप लोग चाह रहे हैं मजमूई तौर पर कि ठीक है, मैं इससे वो प्राइम मिनिस्टर की राय है, उन्होंने दे दी राय, वो अलग बात है। लेकिन खुदा के लिए अगर आप पैमरा के नोटिसेस में आपको दिखा दूं ड्रामों के हवाले से कि जो नोटिसेस इतने मज़ाका खेज नोटिसेस, मतलब यही कि माशरे में जो बुराई एग्जिस्ट करती है उसी के ऊपर कहा जा रहा है। लेकिन बुराई को छुपाने का या उसको रोकने का हल ये नहीं होता कि उसको दिखाया ही ना जाए, उसको हम ये उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो रही है, उसको किस तरह से दिखाया जा रहा है, उसके तरीक़ाकार पे बात हो सकती है और इस चीज़ पे बात हो सकती है कि आप उसके तदारुक के लिए क्या दिखा रहे हैं। लेकिन ये कोई हल नहीं है कि आप दिखाएं ही ना सिरे से एक चीज़ को। माशरे में एक बुराई एग्जिस्ट करती है, उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए और उसके तदारुक के तरीके भी दिखाने चाहिए। बस वक्त अनफॉर्चुनेटली इतना ही था। आपसे दोबारा मुलाकात होगी पीर को।